बच्चा हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, बुक बिल्डिंग। इसको फिर से जनरल इंट्रोडक्शन इसका मैं दे रही हूँ। कंपनी को जब भी शेयर की प्राइस डिसाइड करनी होती है, कंपनी को जब भी शेयर की प्राइस डिसाइड करनी होती है तो दो तरीके, या तो कंपनी क्या करे बच्चा, फिक्स प्राइस, या तो प्राइस फिक्स नहीं है। जब प्राइस फिक्स नहीं होती है तो एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, बुक बिल्डिंग। आपको पहले भी बताया है, ये बुक आपकी वाली बुक नहीं है, ये बुकिंग वाली बुक है। ठीक है, बुकिंग की जाती है और फाइनल एक प्राइस तक पहुंचा जाता है। इसका नाम एक और नाम है, दैट वाज प्राइस डिस्कवरी मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है काम कि प्राइस को डिस्कवर किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। तो प्राइस अगर फिक्स है तो ठीक है, प्राइस अगर फिक्स नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्कवरी मेथड, या फिर क्या बोलेंगे, बुक बिल्डिंग। क्या बात समझ में आ रही है? तो बुकिंग करके बिल्ड किया जाएगा और एक फाइनल प्राइस में आया जाएगा। चलिए बच्चा, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा बहुत इंट्रो दे चुकी हूँ लेकिन फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, एलोकेशन टू नेट ऑफर टू पब्लिक, नेट ऑफर टू पब्लिक। अब आपके डाउट से मुझे ये समझ में आया कि आपका डाउट तो पब्लिक क्या है, अभी अपन को यही नहीं पता पब्लिक कंपनी क्या होती है। चलिए पब्लिक कंपनी की तरफ चलते। बच्चा जनरल डेफिनेशन बताना, पब्लिक कंपनी मतलब। अब ये जनता कौन है मुझे बताइए, तुम लोग हो, बस इंसान आ रहे हैं क्या जनता में? आर्टिफिशियल बॉडी भी आ रही है ना, आर्टिफिशियल बॉडी आ रही है, इंडिविजुअल भी आ रही है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बॉडी में कौन कौन होता है बताओ? कंपनी, कंपनी आ गई, बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? समझो ये पब्लिक कंपनी। चलो मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछती हूँ। प्राइवेट कंपनी जनरल डेफिनेशन मुझे बताना बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी? जनरल डेफिनेशन बोली थी नलायक, तेरे को ही लेके बोली थी। आपस के लोग, हम 10 दोस्तों ने मिलकर सोचा चलो एक प्राइवेट कंपनी बनाए, तो ये 10 दोस्त क्या कर रहे हैं आपस में, मतलब नोन है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात कहूं तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो इश्यू लेके आ रही है और कह रही है जनता आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको जानते नहीं है क्योंकि हम प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना है। अब जब मैंने जनता में आईपीओ लेकर आया तो एक इंडिविजुअल इंसान भी खरीद सकता है, एक कंपनी भी खरीद सकती है, एक बैंक भी खरीद सकता है मेरे आईटेक्स के शेयर्स, और बच्चा हमने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की पूरी लिस्ट पढ़ी है, वो भी खरीद सकते हैं। तो पब्लिक की डेफिनेशन में सब आते हैं, पब्लिक की डेफिनेशन में सब आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इससे पहले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, इससे पहले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भैया सुनो, अगर आप बने रहना चाहते हो पब्लिक कंपनी, अगर आप बने रहना चाहते हो पब्लिक कंपनी एज अ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन क्या है? 25% जनता के पास हो गए, मतलब बाकी के 75 आपस के लोग। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी के 75 क्या, आपस के लोग। लेकिन 25 तो बाहर दो ना, वो बाहर 25 में नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, क्यूआई भी, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब इन्होंने कहा पब्लिक में भी बाइफर्गेशन है, पब्लिक में भी क्या कर रखे बच्चा, बाइफर्गेशन। अब हम कह रहे भैया जनता को दे रहे हो, जनता की इन्होंने कितनी कैटेगरी बना दी, 3। जनता में ही 3 कैटेगरी है। अगर मैं बोलूंगी पब्लिक, पब्लिक में कौन आता है, पब्लिक में ये सबके सब आते हैं, पब्लिक में ये सबके सब आते हैं। चलिए सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है बच्चा, RII। क्या लिखा है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरा क्या है, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। यहां तक चीजें क्लियर है? अब इन शॉर्टकट वर्ड को ही यूज करूंगी। चलिए इन्होंने कहा कि देखिए, या तो आप बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हो या तो आप प्राइस को फिक्स करके जा रहे हो। अगर आप प्राइस को फिक्स करके जा रहे हो तो इन्होंने कहा तो आपका एलोकेशन अलग रहेगा, अगर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपका एलोकेशन अलग। व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेशन? बंटवारे की बात हो रही है ना, बाइफर्गेशन की बात हो रही है। इन्होंने कहा फिक्स प्राइस से जा रहे हो तो RII मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इन्हें हम बोलते हैं सबसे छोटे इन्वेस्टर्स जो अप्लाई करते हैं, 2 लाख से कम, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स 2 लाख तक। ठीक है, अप टू 2 लाख, दैट मीन्स अप टू 2 लाख मतलब 2 लाख और उससे कम। ठीक है, NII क्या बोलता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
ये कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये रिटेल से तो थोड़े बड़े। कॉमन लैंग्वेज जनरल नॉलेज में बोलो तो मिडिल बोल दू। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये लोग इंस्टीट्यूट है, क्वालिफाइड है, अपर लेवल हो गए, एकदम ही अमीर इंस्टीट्यूशन हो गया जो बड़ा बड़ा पैसा लगाएगा। तो रिटेल एक तरीके से छोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल थोड़ा सा बड़ा, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल सबसे बड़ा। अब बच्चा छोटे इंसान को बोला है भैया तुम ज्यादा रिस्की काम मत करना, तुम्हारे रिस्क को हम हमेशा बचा के रखेंगे, सभी बोलेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला अगर फिक्स प्राइस है तो यहाँ पे कंपनी एक्चुअल में अदर देन अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रही तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है, तभी हम आपको फिक्स प्राइस देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने बोला भैया सुनो, तो छोटे इन्वेस्टर को इसका ज्यादा फायदा होना चाहिए, तो मिनिमम लिखा है। क्या लिखा है बच्चा? मिनिमम देना ही पड़ेगा RII को। मिनिमम कितना परसेंट? 50%। मैक्सिमम लिखा है क्या? मतलब पूरा पूरा 100% भी दे दो तो चलेगा। मुझे आईटेक्स को 2 करोड़ की जरूरत है, ये 2 करोड़ मैं जनता के पास लेने जाती हूँ। अब जनता की तरफ से आई एप्लीकेशन, जब मैं अलॉटमेंट करूंगी ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या ध्यान रखेंगे कि मिनिमम 50% तो RII को ही देना है। अगर पूरा 100 देना चाहते हो दे दो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं हम तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को देंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा हमारा है ना, ज्यादा रिस्क ले सकता है, तो कहेंगे नहीं भैया क्योंकि आपकी अच्छी कंपनी है तो हमने आपके लिए रूल्स बना के रखे कि भैया मिनिमम RII को 50 तो देना पड़ेगा, अदर जो भी देना है देंगे। क्लियर है बच्चा? अब अदर में कौन कौन आएगा? NII और QIB। क्या बात समझ आ रही है? आ सकते हैं, ठीक है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आ सकते हैं जिसकी भी कोई फिक्स डेफिनेशन इंडिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जनरल सेंस में बता दिया था। कितना? इमर्जिंग नहीं, हाँ 25 से 2, और जो नॉर्मल हाई नेटवर्थ है वो 2 के ऊपर थे। ठीक है चलो, अब आते बच्चा बुक बिल्डिंग में, ध्यान देंगे। अब आते बच्चा बुक बिल्डिंग में, इन्होंने कहा कौन से रेगुलेशन में आ रहे? रेगुलेशन 6 के 1 में आ रहे या फिर रेगुलेशन 6 के 2 में? 6 का जो 1 है वो एलिजिबिलिटी कंडीशन बोलता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबिलिटी कंडीशन? मैंने आपको बताया था, आपकी कंपनी अगर रेगुलेशन 6 के 1 में आ रही तो आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी कंपनी हेल्दी कंपनी, अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें नहीं आ रहे हो तो उसका मतलब आप 62 में आ रहे हो, आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल नहीं हो मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड कब अच्छा बोलते हो कब बुरा बोलते हो, उसकी 4-5 कंडीशंस है। कंडीशंस में क्या है? पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बहुत सारी बातें होती है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो हमारा फोकस ये रहेगा कि भैया सबको सबको मौका मिले, और जिसमें मौका किसको मिलना चाहिए? हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप 6 के 2 में आ रहे हो तो हम नहीं चाहेंगे छोटा इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले, तो यहाँ पे ज्यादातर एलोकेशन क्या बोल दिया, ज्यादातर शेयर्स आपको किसको अलॉट करना पड़ेगा? QIB को। अब इनकी लिमिट देखो बच्चा, आ जाइए। अगर आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला सुनो, जब एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोग की आ रही है ना, अब आपको अलॉटमेंट करना है, तो अलॉटमेंट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि अच्छी कंपनी के जो शेयर्स है मिनिमम कितने मिल जाने चाहिए? RII को 35%, NII को मिनिमम कितने मिल जाने चाहिए? 15, और QIB को क्या बोलते? मिनिमम लिखा कि मैक्सिमम? ध्यान देना बच्चा, मैक्सिमम लिखा है, मतलब इन्हें मिनिमम की कोई लिमिट है क्या? नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। जहां मैक्सिमम लिखा रहता है ना, मतलब मिनिमम 0 हो गया, वहां जहां मैक्सिमम लिखा है 50 से ज्यादा मत देना, मतलब मिनिमम 0 भी दे सकते हैं। अब जहां यहां लिखा है RII को क्या लिखा है? मिनिमम कितना देना है? 35, 100 भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि NII को भी तो मिनिमम लिखा है 15, मतलब कितना दे सकते हैं? 85 दे सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आपकी कंपनी अच्छी कंपनी है तो सबको थोड़ा थोड़ा दो, क्योंकि QIB तो भैया सबका मार्केट खा जाएगा ना, बड़े इन्वेस्टर्स है ना। समझ में आया? तो इन्होंने कहा भैया हमने एलोकेशन डिसाइड किया है, सेबी ने बोल दिया भैया कहाँ जनता में कितना क्या पैसा देना है हम डिसाइड करेंगे। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो सुनो, हम देखेंगे बच्चा QIB को कितना दो बच्चा? मिनिमम देना ही पड़ेगा, QIB को मिनिमम 75 देना ही पड़ेगा। अब मान लो एप्लीकेशन आई, इतनी एप्लीकेशन ही नहीं आई, मतलब QIB को आपकी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, तो बच्चा क्या 90% सब्सक्राइब होगा क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है
कि भैया इतने सारे लोग पीछे पड़ गए हैं कि कंपनी के शेयर्स हम खरीदेंगे, अप्लाई करेंगे और इतनी आसानी से हो जाता है क्या? नहीं। बड़ा इन्वेस्टर क्या आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है? बड़ा इन्वेस्टर अगर आपकी फालतू कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो फिर आपकी कंपनी आ जाए, 90% सब्सक्राइब करे। अगर बड़ा इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आपकी कंपनी का 90% सब्सक्रिप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, रिफंड करने की सिचुएशन आ जाएगी। तो खराब कंपनी है क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मिनिमम क्यूआईबी को कितना दे दो, मतलब मैक्सिमम पूरा 100 भी देना चाहते हो तो दे दो। अब यहां देखो मैक्सिमम ही लिखा है, मतलब मिनिमम इनको मत दो। मैक्सिमम आरआई को ज्यादा मत देना, कितना? 10 से ज्यादा। मिनिमम मतलब नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। एनआई को 15 से ज्यादा मत देना, मतलब कुछ भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब बताओ लॉजिक समझ में आ रहा है? अब बच्चा दोनों के नीचे आते, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो क्यूआईबी को कितना देना मैक्सिमम? अगर आपने समझ लो क्यूआईबी को दिया है तो क्यूआईबी की एक लिस्ट थी, यस और नो? उस लिस्ट में म्यूचुअल फंड था क्या? सबसे पहले ही पॉइंट में था। इन्होंने कहा म्यूचुअल फंड को थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दी जा रही है, ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक तरीके से किसका पैसा लगा ये बता? ये आरआईआई लोगों का तो लगा है, छोटे इन्वेस्टर तो है, यूनिट होल्डर। तो इन्होंने बोला कि भैया अगर क्यूआईबी में है, एक्सपर्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट थोड़ा सा अच्छा ही सोचेगा। एक्सपर्ट को अगर यहाँ पर शेयर्स मिल रहे हैं तो एक्सपर्ट में भी उन्होंने क्या बोल दिया, भैया म्यूचुअल फंड वालों को मिनिमम कितना दे देना? 5%। अगर क्यूआईबी को दिया है, अगर दिया है तो क्यूआईबी में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से मिनिमम कितना? 5% तो म्यूचुअल फंड वाले होने चाहिए। अब आप कहोगे कि दीदी अगर एप्लीकेशन ही नहीं आई, एप्लीकेशन ही नहीं आई तो क्या? अब बच्चा अगर एप्लीकेशन आई है तो देना तो पड़ेगा। मुझे बताओ, मुझे 90% चाहिए सब्सक्राइब बच्चा, अगर मुझे अपना आईपीओ सक्सेसफुल करना है तो 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे। हम कह रहे हैं 90% सब्सक्राइब हो रहा है, आपकी कंपनी अच्छी है, बस उसी 90% के हम बाइफर्केशन की बात कर रहे हैं। क्यूआईबी में प्लीज 5% म्यूचुअल फंड दे देना और बाकी जितना भी है रेस्ट कैन बी अलॉटेड टू म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग अदर क्यूआईबी। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड को 5% से ज्यादा भी दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 30 दे सकते हो, 50 है ना? दिया तो बच्चा आपको जितना देना है दे दो, लेकिन मिनिमम इससे कम तो नहीं चलेगा। सेम लिखा है अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो क्यूआईबी को कितना देना है? 75। सेम बातें लिखी है, मिनिमम 5% म्यूचुअल फंड को दे देना और रेस्ट कैन बी एलोकेटेड। आप बाकी भी दूसरों को दे सकते हो, मिनिमम 5% से तो कम मत देना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसे रिपीट कर दूं बच्चा। नेक्स्ट बच्चा, यही चीज आपकी बुक में दे रखी है, बोरिंग तरीके से बस दे रखी है, मैंने बस अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे नोट थे, नोट को फटाफट रीड करेंगे। सेम बातें लिखी है, 6 और 6 मैंने बताया अभी। एडिशनली 5% एलोकेशन अवेलेबल टू म्यूचुअल फंड, वही जो छोटा सा बॉक्स था इसको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये भी रिपीट है, क्या लिखा है यहाँ पर? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का जितना भी बनता है उसमें 60% किसके लिए रिजर्व रखना? एंकर के लिए। और भी एक्स्ट्रा पड़ा था उसमें भी 1/3। वेरी गुड। चलिए देन बच्चा थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। अबव पर्पस रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को आप चाहो तो क्या कर सकते हैं? मोर देन कैटेगरी एंटाइटल टू मोर देन 50%, कुछ नहीं इस वाले की बात कर रहे हैं। मिनिमम 50% है तो आप चाहो तो 50% से ज्यादा दे सकते हो, बस ये लिखा है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक? चलिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस कैसे होती है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? प्राइस डिस्कवर करना ना। इन्होंने कहा ये प्राइस कैसे डिस्कवर होता है उसका पूरा पॉइंट है। आ जाइए एक एक चीज। कंपनी सबसे पहले अपॉइंट करेगा, क्या लिखा है बच्चा? लीड बुक रनर, या फिर इसका नाम क्या है बच्चा? कंपनी का बुक रनर, या फिर मैं क्या बोलूं बच्चा? लीड मर्चेंट बैंक। इन 3 वर्ड्स में से बोलो यही वाला समझ में आया है। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर नाम तो सुना ही होगा। मर्चेंट बैंकर एक बैंक होता है जो कंपनी के इश्यू में पूरी तरीके से हेल्प करता है। एक कंपनी में एक ही मर्चेंट बैंकर नहीं होता है, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते। क्या ये बात समझ में आ रही? लीड मतलब एक कैप्टन हो गया, मेन। 5 मर्चेंट बैंकर है, 5 बैंक है। आईटेक्स को आईपीओ लेकर आना, आईटेक्स को क्या लेके आना है? आईपीओ।
मुझे बैंक की हेल्प चाहिए जो मेरा पूरा आईपीओ का काम करवाएगा। अब इस 5 बैंक में से मैं किस बैंक के पास जाऊं, बहुत नाटक हो जाएगा। तो इसमें से मैंने एक को कैप्टन बैंक बना दिया ना, कैप्टन हो गया एक बड़ा लीड जो इन चारों को क्या कर रहा है बच्चा, मैनेज कर रहा है। तो एक जो बंदा होगा जो मेन होगा, मेन लीड मैनेजर बोलू, मेन लीड मर्चेंट बैंकर बोलू, मेन लीड बुक रनर बोलू, एक ही बात है। नॉर्मल आईपीओ लेके आ रही हूँ फिक्स प्राइस से, नॉर्मल आईपीओ लेके आ रही हूँ, प्राइस क्या है मेरी, फिक्स, तो मैं इसे मर्चेंट बैंकर बोलूंगी। लेकिन क्योंकि मैं बुक बिल्डिंग ला रही हूँ, बुक बिल्डिंग मतलब प्राइस मेरी फिक्स नहीं है, तो बस मैंने नाम बदल दिया। नाम क्या बदला, लीड बुक रनर। बुक रनर मतलब इस बुकिंग को रन करने वाला। कौन रन कर रहा है, मर्चेंट बैंकर। ये काम वो मर्चेंट बैंकर ही करवा रहा है, वो नॉर्मल बैंक ही करवा रहा है। मैंने एसबीआई बैंक को मर्चेंट बैंकर बना दिया। क्या बात समझ में आ रही है, एसबीआई बैंक है, इसकी एक पोजीशन दे दी मर्चेंट बैंक वाली, फिक्स प्राइस कर रही हूँ, तो मैंने इसको मर्चेंट बैंकर बोल दिया। लेकिन जब मैंने बोल दिया मैं बुक बिल्डिंग के थ्रू जा रही हूँ, तो नाम थोड़ा सा बदल दिया। क्या बोल दिया, बुक रनर। अब जब न्यूज़पेपर उठाओगे ना अडानी का, देखना भी उसमें रनर लिखे होंगे, क्योंकि वो कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लेकर आई है। पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गए हो अब तुम, ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए, लीड क्यों लिखा है ये समझ में आया। पांचों में से एक मेन की बात हो रही है, या फिर कंपनी का बुक रनर, जो बोलना है बोलो। तो इन्होंने ब्रैकेट में मैंने बता दिया कि भाई ये सब है, टू एक्ट एज अ लीड बुक रनर। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए। इफ मोर देन वन, क्या लिखा है, एलबीएम एलबीआर, यही सारी चीजें। इंटर से, आपस में इंटर से क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिसाइडेड। पांचों लोग अपने काम आपस में डिसाइड कर ले कौन क्या काम करेगा। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, फाइल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट, लेकिन ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब फाइनल नहीं है बच्चा। एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी को दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ लेकर आएगी तो भोली भाली जनता को एक ऑफर डॉक्यूमेंट देगी। इस ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा होगा, आओ मेरे आईटेक्स कंपनी में पैसा लगाओ। अब भोली भाली जनता को तो मैं कुछ भी झूठ झूठ लिख कर दे दूं, तुमको क्या पता चलना है। तो सेबी क्या बोलता है, जनता को देने से पहले किसको फाइल करोगे, सेबी को। सेबी एक बार पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। अभी इसे फाइनल नहीं बोला जाता है, रॉ बोला जाता है। उस रॉ को टेक्निकली ड्राफ्ट बोला जा रहा है, ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। तो ड्राफ्ट फाइलिंग किसको कर दो, सेबी को। सेबी चेक करेगा, गलतियां जो होगी उसको ठीक करने को बोलेगा। ठीक जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर सिंपल लिखा होगा ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बात समझ में आ रही है। तो अभी क्या फाइनल है क्या, नहीं है। सेकंड पॉइंट रीड करो। फाइल करेगी कौन, करेगी कंपनी। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, इंसान तो है नहीं, तो कौन करेंगे उनसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मर्चेंट बैंकर को क्यों रखा है, इन्हीं सारे काम के लिए। तो इन शॉर्ट सच बताऊं तो ये काम कौन कर रहा है, मर्चेंट बैंकर। लेकिन मर्चेंट बैंकर भी तो दूसरा बैंक है बच्चा। इन शॉर्ट उन सबको ये सारी इंफॉर्मेशन कौन, ये लीगल डॉक्यूमेंट है ना, कौन ड्राफ्ट करेगा, सीएस करता है। एकदम प्रैक्टिकलिटी की बात बताऊं तो तुम इन लोग को बनाना है, लेकिन नाम किसका आएगा, मर्चेंट बैंकर का। कि मर्चेंट बैंकर कंपनी से ये सारे काम करवा रहा है, बात समझ में आए। लेकिन वो ऑफर डॉक्यूमेंट कंपनी का सीएस तैयार करेगा। आईटेक्स कंपनी में जो सीएस होगा वो इसे बनाएगा, मर्चेंट बैंकर को देगा। मर्चेंट बैंकर देखेगा सारी फॉर्मेलिटी ठीक है, वो अपनी तरफ से किसको भेज देगा, सेबी को। बात समझ में आ रही है, चलिए। सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, ऑब्टेनिंग क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन, ताकि सेबी अपना ऑब्जर्वेशन देखकर आपको बता सके। एप्लीकेशन टू एक्सचेंज, मैं किस स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होना चाहती हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नेशनल, ठीक है। एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाएगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग। हम इशू लेकर आने वाले स्टॉक एक्सचेंज आपके पास आएंगे, प्लीज इसे क्या कर लेना, लिस्ट कर लेना। सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड पॉइंट, फाइल क्या लिखा है, इसको शॉर्टकट में RHP भी बोला जाता है। न्यूज़पेपर में जब वो अडानी का देखोगे ना एफपीओ, तो इसमें ये वर्ड भी आएगा, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको बोला ऑफर डॉक्यूमेंट, क्या बोला बच्चा, समझते हो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है। क्या मैं इसे प्रोस्पेक्टस बोल सकती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड। प्रोस्पेक्टस यही ऑफर डॉक्यूमेंट है जो जनता को दिया जा रहा है। प्रोस्पेक्टस रीड करो और हमारी कंपनी में आओ, पैसा लगाओ, इसे पढ़कर आएंगे ना। लेकिन इस प्रोस्पेक्टस का नाम लिखा क्या है, प्रोस्पेक्टस कंप्लीट है। ये प्रोस्पेक्टस क्या है बच्चा, कंप्लीट है।
जब मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करूंगी तो ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि हमारी प्रोसेस बुक बिल्डिंग है, हमारी प्राइस अभी फिक्स नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? हमने कहा हमारी जो प्राइस है सेबी सेबी हमारी जो प्राइस है वो 100 और 120 के बीच में है, तो सेबी बोलेगा अच्छा प्राइस तो अभी फाइनल नहीं हुई है, तो आपका जो प्रोस्पेक्टस है इसे हम नॉर्मल प्रोस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जनरल आसान भाषा में बोलूं तो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, और टेक्निकल बोलूं तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बात समझ में आ रही है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है क्योंकि इसमें प्राइस फाइनल नहीं है। फाइल करो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास, और किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास, और किसके पास? आपकी आरओसी के पास। लीड बुक रनर, जिसको शॉर्टकट में एलबीआर बोल रखा है, अपॉइंट करेगा किसको बच्चा? सिंडिकेट मेंबर्स। बच्चा कोई एक ही बैंक सारा काम नहीं संभाल रहा होता है, ये बैंक यहां बैठा है, आईटेक्स कंपनी कहाँ है बच्चा? जबलपुर में। हमारे बाजू में एक एसबीआई बैंक है, इसको मैंने बना दिया मर्चेंट बैंकर, तो बच्चा इसके कनेक्शन पूरी इंडिया में होने चाहिए। पब्लिक कंपनी लिस्ट होने जा रही है, जनता के हर कोने से एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो उसका वर्चस्व पूरी इंडिया में फैलना चाहिए, तो वो अकेला तो काम नहीं करेगा। इसके अंडर में कौन होंगे? बहुत सारे मेंबर्स, जिन्हें बोल दिया सिंडिकेट मेंबर। मेंबर तो समझते हैं, सिंडिकेट मतलब एसोसिएशन, ग्रुप, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो बच्चा लीड बुक रनर अपने अंडर में किसको अपॉइंट करेगा बच्चा? बहुत सारे लोगों को, जिसमें उन्होंने इसको क्या बोल दिया? सिंडिकेट मेंबर। सिंडिकेट मतलब एसोसिएशन, ग्रुप, और साथ में क्या बोल दिया? अंडर राइटर को अपॉइंट करेगा जो क्या कर सके? अंडर राइट। इन्होंने कहा ये सिंडिकेट मेंबर्स क्या करेंगे? अंडर राइट करेंगे। मर्चेंट बैंक का पूरा आईपीओ कंडक्ट करवा रहा है आईटेक्स का, मुझे 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए। मर्चेंट बैंकर को ऐसे कॉलर पकड़ के बोलूंगी सुन भाई 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे, तो ये अंडर राइटर को भी अपॉइंट यही करेगा अपने अंडर, ये कुछ नहीं दूसरे बैंक से। दूसरे बैंक से क्या बोलेगा? सुन अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो प्लीज तू अंडर राइट कर लेना, तू खरीद लेना ना, तू ब्रोकर है जो गारंटी दे रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? लीड बुक रनर मर्चेंट बैंकर, ये मेन मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर भी 4-5 है, लीड सबसे ऊपर कौन आ गया बच्चा? कॉन्सेप्ट समझना। क्या मैं इसे लीड मर्चेंट बैंकर बोलूं? इसके अंदर भी बहुत सारे मर्चेंट बैंकर, अगर काम ज्यादा है तो बहुत सारे लोग होंगे, जितना बड़ा आईपीओ उतना ज्यादा काम। इस लीड ने और अपने अंडरों में क्या कर रखा है बच्चा? सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंट कर रखे। ये सिंडिकेट मेंबर्स कोई और नहीं है अंडर राइटर से। ये सिंडिकेट मेंबर्स कौन है? अंडर राइटर। ये लीड मर्चेंट बैंकर क्या बोल रहा है? सुन अंडर राइट कर लेना। उसने अपने हर काम के लिए एक नए बंदे को अपॉइंट कर रखा है अपने अंडर में। बात समझ में आ गई? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिंडिकेट मेंबर्स की है क्या करने की? अंडर राइट करने की। अगर अंडर राइट ये नालायक पहले कसमें वादे करते हो और पीछे हट जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर आएगी? मर्चेंट बैंकर के ही सर पर आएगी। बात समझ में आई? लेकिन पहले वो क्या ट्राई कराएगा? अपने पंटर से काम करवा ले, पंटर काम नहीं कर पाया तो बॉस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही ना, वो तो उसके अंडर का एम्प्लॉय हो गया। बात समझ में आई? पक्का? चलिए, लीड बुक रनर अपॉइंट करेगा इन मेंबर्स को और क्या बोलेगा? अंडरराइट करो। शॉर्टकट में समझ में आ रहा है? एलबीआर लीड बुक रनर, एसएम ये सिंडिकेट मेंबर्स, ठीक है। फाइनलाइज करेंगे बिडिंग या फिर कलेक्शन सेंटर। बच्चा ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन आनी चाहिए तो सेंटर डिसाइड होंगे। चेन्नई से कोई अप्लाई करना चाहता है, चेन्नई से आज के टाइम पे सब काम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन एक बार सोचो जब फिजिकल हुआ करता था तो एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। तो मैंने बोल दिया चेन्नई के एसबीआई का एक ब्रांच है, वो हमारे एक बिडिंग सेंटर है, जिसको मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना है चेन्नई वाली ब्रांच में, वहां वो सेंटर बना के रखा है जिसका नाम क्या है? बिडिंग सेंटर। बोल लो बिडिंग क्यों बोला? बिडिंग क्यों बोला? बुक बिल्डिंग अभी तो अभी बोलियां लगाई जाएंगी। कलेक्शन सेंटर बस एप्लीकेशन दी जाती है, पैसा भी तो दिया जाता है। मुझे 2 करोड़ चाहिए मार्केट से, तो आप अप्लाई करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में एप्लीकेशन मनी दोनों को कंपाइल कर कर एक सेंटर में पहुंचोगे। ये सेंटर कौन डिसाइड करेगा? ये मर्चेंट बैंकर का पूरा काम है ये पूरा फैलाने का। तभी एक कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती अगर उसकी कंपनी में अपॉइंट कौन नहीं है बच्चा? मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंकर का काम बहुत लंबा चौड़ा है, समझ में आया? वो ये पूरा कंडक्ट है। तो ये मर्चेंट बैंकर ही है
और इसके सिंडिकेट मेंबर्स, ये सब फाइनलाइज करेंगे। क्या 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 बिडिंग सेंटर होंगे, क्या क्या कलेक्शन सेंटर होंगे, हु आर आइदर, वो सारे के सारे सेंटर्स क्या होने चाहिए, सेबी रजिस्टर। वो सब स्टॉक ब्रोकर की तरह ही काम कर रहे होंगे, काम करवा रहे हैं ना। मर्चेंट बैंकर एक ये सारे लोगों की हेल्प से पूरा काम करवाता है। फिर क्या लिखा है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, ये भी कलेक्शन सेंटर, ये बस अभी क्या समझो ये बैंक है, ये क्या है बच्चा, बैंक है। अब इसमें नाम लिखा है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, फिर लिखा है एसबीए फैसिलिटी, जिसे शॉर्टकट में मैं बोलती हूँ एसबा फैसिलिटी, तुम लोग भी अब एसबा फैसिलिटी बोलोगे, इसी नाम से जानोगे। लेकिन मैं इसे अभी नहीं समझाने वाली, क्योंकि लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट आएगा ही आगे, तो प्लीज तभी समझेंगे। अभी समझो ये कुछ बैंक्स हैं, ये क्या है बच्चा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट एक बैंक है जिसका कुछ काम होता है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, सेंटर्स ओपन करवाता है, और ये सभी के पास रजिस्टर होने चाहिए, या फिर वो कौन से वाले बैंक होने चाहिए, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। अभी ये समझ में आया, इस पे डाउट नहीं पूछने का, क्योंकि अभी ही समझेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, एडवर्टीजमेंट के बाद वो हिंदी इंग्लिश वही सारे न्यूज़पेपर में है ना, अब इतनी डिटेलिंग लिखी नहीं है। बिडिंग, और बिडिंग के बाद क्या लिखा है, एलोकेशन। एलोकेशन अभी पढ़ा, इन्होंने कहा भैया एलोकेशन इसी तरीके से करना जितनी भी एप्लीकेशन आएगी। अब आपका क्राइटेरिया जिसमें भी हो, आप एलिजिबल हो, नहीं एलिजिबल हो, या फिर फिक्सिंग है तो लगे, बुक बिल्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही होगी, इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही होगी। इस हिसाब से क्या कर देना, एलोकेशन कर देना। किसको, एंकर इन्वेस्टर को उसी तरीके से एलोकेट करना। ये वाला पॉइंट बताया, कौन सा वाला, सॉरी सेकंड वाला पॉइंट, कितना एलोकेट करना था, क्यूआईबी का जितना भी होता है उसका 60। और अगर आपको याद हो एंकर इन्वेस्टर में हमने पढ़ा था, इसमें वजह से पहले इनका भैया पहले ही ले लो पैसा, ठीक है। अब आपका इश्यू ओपन होगा, 3 दिन के लिए विंडो ओपन हो गई, जो जो इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन देगा, सारे काम अब ऑनलाइन है। इन्वेस्टर सबमिट करेगा क्या, अपने फॉर्म्स विद पैसा बिडिंग सेंटर्स में, जो भी बिडिंग सेंटर्स बताए। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रोसेस होती है पूरी पूरी। अब जिस तरीके से प्राइस को क्या किया जाता है बच्चा, डिटरमाइन, डिटरमाइन बोले तो पता लगाया जाता है, पूरी बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से प्राइस डिसाइड होगी। रजिस्ट्रेशन क्या लिखा है, फाइनल क्यों बोला, इससे पहले इनकम्प्लीट कौन सा था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है, तो इसमें बोलते हैं भैया दोबारा से दो। अब पहला वाला जो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट था इनकम्प्लीट था, अब हमें कंप्लीट चाहिए, तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन आरओसी, आरओसी को दिया था, इनकम्प्लीट दिया था, अब कंप्लीट दे दो। कंप्लीट कैसे, क्योंकि प्राइस फाइनल हुई है, ठीक ऊपर वाले पॉइंट में, जब एप्लीकेशन आएगी तभी तो प्राइस फाइनल होगी, आपकी एप्लीकेशन से मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा, जैसी होगी आरओसी को बता दो। अब एलोकेशन, मैनर ऑफ अलॉटमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उस तरीके से पढ़ेंगे। एक चैप्टर है सेबी का आईसीडीआर, उसमें पूरा प्रोसेस डिटेल में दे रखा है, ठीक है। हाँ बच्चा 2 मिनट बस। हाँ बच्चा, बुक बिल्ड इश्यू एक ही बात है, बुक बिल्डिंग इश्यूअर कौन था, कंपनी, मेरे एग्जांपल में आईटेक्स कंपनी इश्यूअर कंपनी है। कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर, और क्या करती है, यहां तो प्राइस फिक्स है ही नहीं, क्या लिखा है, ये जनरल बात बता रहे हैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में करना था। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, तो मर्चेंट बैंक के साथ तो पहले बैठेंगे ना, और प्राइस बैंड ये सबसे लास्ट में बताया, जो सबसे पहले बताना था। प्राइस बैंड क्यों बोला, क्योंकि मिनिमम क्या है, तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम प्राइस को टेक्निकली क्या बोलते हैं, फ्लोर, समझ में आया। और दोनों को साथ में रेंज नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, इसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं, प्राइस बैंड बोलते हैं। तो प्लीज टेक्निकल लैंग्वेज लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी ने बोला ना रेंज, रेंज प्राइस रेंज, है ना, फिर मैंने नंबर काटने तुम लोगों के। अब इन्होंने कहा भैया ये तो बुक बिल्ड की बात थी, अगर आपकी प्राइस फिक्स है, फिक्स प्राइस इश्यू, तो इश्यूअर कंसल्ट वो प्राइस भी फिक्स किसकी हेल्प से करता है, मर्चेंट बैंकर। इन शॉर्ट मर्चेंट बैंकर ही आपकी हेल्प करता है प्राइस फिक्स करने में भी, या फिर बुक बिल्डिंग की प्राइस बैंड डिसाइड करने। प्राइसिंग द फिक्स, इन्होंने बोलते इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेगा कितना, मिनिमम 90%, अदरवाइज इश्यू अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल करना तो 90%, अदरवाइज क्या करना पड़ जाएगा, जनरल बातें थी। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी को कितने शेयर्स चाहिए, 100।
प्राइस बैंड कितना है? अब बुक बिल्डिंग की जो प्राइस होती है वो कैसे डिसाइड की जाती है? कुछ सुना सुना लग रहा है? छोटे से बड़ा जाते हैं, बड़े से छोटा? देखो जरा, छोटे से होता है। बच्चा, यहाँ कंपनी लिस्ट होने जा रही है, बोलो हाँ। एक होता है लिस्ट होना, एक होता है डी लिस्ट होना। हमारी कंपनी लिस्ट होने जा रही है। हम क्या चाहेंगे? आईटेक्स कंपनी क्या चाहेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले ना। आईटेक्स कंपनी चाहेगी मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, और प्राइस बैंड क्या है? 30 से 40। तो जो बोल रहे हैं हम 40 देने को तैयार है, हम अलॉटमेंट में उनके पैर पड़ेंगे क्या? वाह वाह वाह, तुम लोग हमें 40 रुपए देना चाह रहे हो, तुम ज्यादा अच्छे हो। तो इन्होंने कहा भैया 40 से जाएंगे, तब तक चलेंगे जब तक 100 ना हो जाए। मेरी कंपनी समझ लो डील स्टोरी है, तो मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या चाहूंगी? मैं कम से कम दूं, तो जो सबसे कम मांगेगा वहां से शुरुआत करूं। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? कंपनी की चाहत, वही कंपनी की चाहत। अब क्योंकि वहां पड़ा था कम से चालू, अरे भैया यहाँ तो लिस्ट नहीं रहे, यहाँ तो कंपनी कंपनी ने प्राइस फिक्स क्यों नहीं करी कि ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है ना, तो ज्यादा मिल रहा है ना। तो 100 क्यूमुलेटिव डिमांड से 100 जहां स्टॉप होगा वही हमारी प्राइस फाइनल हो जाएगी। 35 रुपीज का क्या हो जाएगा? एक शेयर। अब जो हमारी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था ये फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। आरओसी को बता दो, और इस प्राइस में जिसने ज्यादा दिए, एप्लीकेशन मनी तो आ चुका है ना, रिटर्न कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, 40 रुपए, 40 रुपए के हिसाब से जिसने दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरी तो मनी भी दे दिया था ना। मैंने क्या कहा? प्राइस क्या फाइनल भी है? 35। उसको 5 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। 38 को 2 रुपए वापस, 5 है 35 है, 3 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का? क्योंकि उसने तो ज्यादा दे दिया ना, फॉर्म की सिंगल फॉर्म नहीं भरा जाता, साथ में क्या दिए जाते हैं? पैसे। समझ में आया? 35 में तो कैंसिल, अब इनको तो नहीं मिल रहा है ना, रिजेक्ट हो गए ये लोग। ज्यादा आए गए थे ना, हमें तो 100 ही चाहिए, ये ज्यादा आ गए, ये लोग रिजेक्ट है भैया, रिटर्न। तो बोली कंपनी की चाहत के हिसाब से लगा देना, कम अगर करोगे तो क्या देगी वो आपको? नहीं देने वाली। पहले बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई? इस एग्जाम्पल में बस वही 35 और पूरी कैलकुलेशन दे रखे। अब क्योंकि इस प्रोसेस में एक वर्ड सुना था, एसबा, कुछ नहीं, शॉर्टकट है। फुल फॉर्म बताओ क्या लिखा है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझो बच्चा। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। पहले कुछ प्रॉब्लम जाती थी, आईटेक्स कंपनी को पैसे की जरूरत थी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और साथ में क्या दिया? एप्लीकेशन मनी। ये पैसा मेरे कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया, समझना, ये पैसा मेरी कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया। एसबा, एसबा एक फैसिलिटी है, एसबा एक फैसिलिटी। पहले क्या होता था? ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया और 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है? रिफंड। रिफंड करने में मुझे टाइम लगेगा, लंबी प्रोसेस नहीं हो रही है। एक बार तुम पैसा कंपनी को दोगे, फिर मैं ये पैसा आपको दूंगी वापस। अगर देने में लेट हो गई तो भैया इंटरेस्ट रेट भी लग जाएगा, बहुत सारे नाटक हो गए। इन्होंने कहा एसबा एक फैसिलिटी है। अब ध्यान देना है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तुम्हारे और मेरे बीच में बच्चा एक तरफ कंपनी है जिसको पैसा चाहिए, एक तरफ इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है, इनके बीच में एक बैंक है, इनके बीच में क्या है बच्चा? एक बैंक। इन्वेस्टर कह रहा है कि ये पैसा मेरे बैंक में जाएगा। ये किसका बैंक है बच्चा? इन्वेस्टर का ही बैंक है। क्या बात समझ में आ रही है? इस बैंक को इसने क्या दी? एप्लीकेशन। इस बैंक को क्या दी बच्चा? एप्लीकेशन। और बोला सुन, मेरे ही बैंक अकाउंट में रख, लेकिन ये पैसा क्या कर दे? ब्लॉक। मैं 1 लाख का समझाने जा रही हूँ क्योंकि कुछ रहना लायक। 1 लाख रुपए मेरे ब्लॉक कर दे, 1 लाख रुपए मुझे इस कंपनी में लगाना है। क्या बात समझ में आ गई? ये 1 लाख ब्लॉक हो गए। इस बैंक ने कहा ठीक है, एसबीआई बैंक ने बोला ठीक है, जैसा आपने बोला। आपने एप्लीकेशन दी, इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन दी और उसमें क्या लिखा कि मेरे 1 लाख के अमाउंट को क्या कर दो? ब्लॉक। क्योंकि मैं ये XYZ कंपनी के क्या खरीदने वाली बच्चा? शेयर। समझ में आ गया? अब इस बैंक ने, क्योंकि इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट करी तो उसने ब्लॉक कर दिया।
अब ये पैसा कहाँ पड़ा है, इन्वेस्टर के ही अकाउंट में है, लेकिन ये पैसा ब्लॉक है, ना कंपनी निकाल सकती और ना ही इन्वेस्टर। पैसा इन्वेस्टर का ही है, उसी का ही बैंक अकाउंट है, लेकिन इन्वेस्टर भी निकाल नहीं सकता। कंपनी का, अब कंपनी अपना एनालिसिस करेगी, 90% सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, 90% सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, तो कंपनी इस एसबीआई बैंक को क्या करेगी बच्चा, इंफॉर्मेशन देगी। समझना समझना समझना, बैंक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे देगा कंपनी को कि कंपनी, इस इन्वेस्टर ने आपके 1 लाख वाले शेयर्स खरीद लिए हैं, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वो 1 लाख मेरे पास ब्लॉक है, आप अभी नहीं निकाल सकते हो, ना ही इन्वेस्टर। अब इस इन्वेस्टर के खाते में तो 4 लाख थे, कितने थे बच्चा, 4 लाख। अगर इस इन्वेस्टर को अगर अपना पैसा खुद का यूज करना है तो वो यूज कर सकता है, लेकिन कितना यूज कर सकता है, 3 लाख, क्योंकि 1 लाख तो ब्लॉक है, इन्वेस्टर भी टच नहीं कर सकता उसे। कंपनी का सब्सक्रिप्शन हो गया 90%, तो कंपनी की एप्लीकेशन जाएगी इस बैंक के पास और बोला जाएगा हम इस इन्वेस्टर को अलॉट कर रहे हैं, हमारा रिफंड नहीं हो रहा है, हमने इस इन्वेस्टर को चुना है अलॉटमेंट के लिए, अब ये 1 लाख रुपए को फ्री करो और हमारे तक पहुंचाओ। मतलब अब जो प्रॉब्लम जाती थी, क्या प्रॉब्लम जाती थी पहले बच्चा, कि इन्वेस्टर ने पहले क्या किया, पैसे यहां दे दिए, 1 लाख रुपए यहां दे दिए, फिर कंपनी क्या करती थी, वापस 1 लाख करती थी, लेट हो जाता था तो इंटरेस्ट देना पड़ता था। इसके लिए इन्होंने अपना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, इन्वेस्टर के ही बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मान लो अगर कंपनी रिफंड करने की सिचुएशन में आ गई, तो कंपनी को क्या कुछ रिफंड करना है क्या, नहीं, वो एप्लीकेशन देगा, सुनो हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया है, तो वो ब्लॉक जो था उसे बस अनब्लॉक करो, है तो उसी के अकाउंट में ना, अब वापस देने का झंझट बचा क्या, नहीं बचा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो पहले ये सारी प्रॉब्लम होती थी, तो ब्लॉक करना एक फैसिलिटी है, ब्लॉक करना एक फैसिलिटी है। ये कौन देता है बच्चा, ये देने वाला एक बैंक होता है, ये जो बीच का मीडिएटर बैंक था उसका नाम क्या था, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। एसबा क्या है, एसबा इज एन एप्लीकेशन, एसबा क्या है, एक एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर कंटेनिंग द ऑथराइजेशन, किसको बच्चा, बैंक को, उस बैंक का नाम क्या है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। अभी समझो ये बैंक, अभी बताऊंगी। और ये एक बैंक है, इस बैंक को रिक्वेस्ट जाएगी और क्या लिखा होगा एप्लीकेशन में, टू ब्लॉक एप्लीकेशन मनी इन दी बैंक अकाउंट फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इश्यू। मीनिंग समझ में आया, एक्चुअल में ये एप्लीकेशन में ऑथराइजेशन दी जाएगी, इन्वेस्टर विल रिसीव। पहले क्या होता था, इन्वेस्टर का जो 1 लाख है कंपनी के पास चला गया, अगर मेरे खुद के बैंक में होता और प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो इंटरेस्ट मिलता, तो मेरे बैंक में पैसा रखा रहता तो इंटरेस्ट मिलता ना, लेकिन ये पैसा किसी और के पास चला गया तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो फायदा क्या हो गया, इन्वेस्टर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ब्लॉक, क्यों, क्योंकि वो पैसा क्या है, उसी के अकाउंट में। अगर बैंक को इंटरेस्ट देना है, मेरे सेविंग अकाउंट में अगर क्या देना है बच्चा, इंटरेस्ट देना है, तो पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में ही है ना, भले इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो इंटरेस्ट मुझे आसानी से मिलेगा, पैसा शिफ्ट हुआ क्या इधर उधर, वो वहीं रखा हुआ है। तो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद ही क्या होगा बच्चा, रिलीज होगा, या फिर बच्चा मूव टू, क्या लिखा है बच्चा, अलॉटमेंट हुआ है तो कंपनी के पास जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगा तो उसी अकाउंट में रहेगा, तो इंटरेस्ट भी मिल जाता है उसे, उसका पैसा भी शिफ्ट नहीं हुआ, इसीलिए सारी फैसिलिटी की लेकर आए। पहले बताओ ये एसबा समझ में आया, पूरे टाइम इंटरेस्ट उसको मिलता रहा, तो हाँ, तो ये एक तरीके से की फैसिलिटी हो गई कि आपका पैसा शिफ्ट भी नहीं हुआ, आप ही का अकाउंट में रखा हुआ था, इंटरेस्ट भी कंटिन्यू आपको मिलता जा रहा था, डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि हमारा ही पैसा रखा हुआ है ना उसमें, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रखा ही हुआ है, मुझे दिख रहा होगा 4 लाख 4 लाख 4 लाख, लेकिन मैं निकाल बस नहीं सकती, उसे टच नहीं कर सकती जब तक वहां से क्लैरिटी में आ जाए। ना कंपनी निकाल सकती है और ना इन्वेस्टर, अकाउंट किसका है, इन्वेस्टर का ही। एप्लीकेशन देकर निकाल लेगा, जैसे उन्होंने भी तो विड्रॉ कर दिया, पैसा तो उसी का अकाउंट में था, अडानी ने क्या बोला, पूरा विड्रॉ कर रहे हैं,
तो पैसा रिटर्न मिल गया। किसने रिजेक्ट किया? अडानी ने। अब ये भी ऐसे कर सकता है, अलॉटमेंट भी मना कर दिया, उसमें भी एक लेटर आएगा, मना कर दो, अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चा क्या लिखा है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, समझ में आया? इन्वेस्टर अप्लाई थ्रू एसबा, कहां से? डेबिट होता है फ्रॉम बैंक अकाउंट, ओनली इफ दी डेबिट तभी होगा, मतलब कंपनी तभी निकाल पाएगी जब अलॉटमेंट होगा। अब इस बैंक का नाम क्या है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये एक बैंक होता है जो ऑफर देता है, ऑफर दी फैसिलिटी, ये फैसिलिटी दे रहा है कि भैया अप्लाई करो, मैं आपको एसबा फैसिलिटी दूंगा, ब्लॉक करने वाली फैसिलिटी दूंगा। ये सबमिट करेगा सेबी को। एक्चुअल में जिस बैंक को ये फैसिलिटी देना है वो अपने आप को सबसे पहले कहां जाकर पहुंचाएंगे? सेबी के पास, कि भैया मेरा नाम लिस्ट में डाल दो, जिस भी कंपनी को करना होगा तो मैं अवेलेबल हूं, मैं एसबा की फैसिलिटी देता हूं। तो कंपनी सेबी क्या करेगी? अपने पास पूरी बैंकों की लिस्ट रखती है कि ये जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है ये एसबा की फैसिलिटी देते हैं। बात समझ में आई? जो ये सिंडिकेट बैंक है बच्चा, अब ये सिंडिकेट बैंक भी बहुत सारे काम करता है बच्चा। अभी लोग आपको बहुत टेक्निकल काम बता रहे। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या बोल रहा है? अपना आइडेंटिफाई कर ले, दो टाइप की ब्रांचेस होती है उसकी, दो टाइप की ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है बच्चा डेजिग्नेटेड ब्रांच, और दूसरी होती है कंट्रोलिंग ब्रांच। मतलब एक तरफ आपकी कंपनी है, एक तरफ आपके बच्चा, शॉर्टकट में लिखो, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है, और ये आपका इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर ने तो इसको बोल दिया ब्लॉक करने को। अब कंपनी और इस बैंक के बीच की बात है, इसने कहा कि भैया मेरी दो ब्रांचेस है। मेरी क्या है बच्चा? दो ब्रांचेस। एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है? डेजिग्नेटेड। वो किससे डील करेगी बच्चा? बीच में बैंक है, ये हमारा इन्वेस्टर है, ये हमारा कंपनी है। एक ब्रांच इन दोनों का काम करवाएगी, कंपनी और बैंक का, कोऑर्डिनेट करवाने का। और एक ब्रांच किसका काम करवाएगी बच्चा? बैंक और इन्वेस्टर का। काम को बहुत स्मूथ तरीके से करने के लिए ये ब्रांचेस बनाई गई है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा एक डेजिग्नेटेड ब्रांच। डेजिग्नेटेड ब्रांच क्या करवाता है? इन्वेस्टर शेल सबमिट एसबा फॉर्म, इसको देगा, मतलब ये इसको देगा। इन दोनों के बीच वाले को हम क्या बोलेंगे? डेजिग्नेटेड ब्रांच। समझ में आया? इन दोनों के बीच के बैंक को हम क्या बोलेंगे बच्चा? कंट्रोलिंग ब्रांच। बात समझ में आ गई? डेजिग्नेटेड ब्रांच एसबा फॉर्म को सबमिट करवाएगा। ऑल्सो आइडेंटिफाई दूसरा एक ब्रांच जिसका नाम होता है कंट्रोलिंग ब्रांच, एक्ट ऐसा करता है कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच फॉर दी रजिस्ट्रार टू इश्यू। अब ये रजिस्ट्रार टू इश्यू कौन होगा? कंपनी में बैठने वाला एक एजेंट जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है इश्यू के लिए, कि भैया कौन खरीद रहा है, रजिस्टर मेंटेन कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, इन सबसे पूरा पूरा कोऑर्डिनेशन करेगा। मतलब ये बैंक और कंपनी की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन मैच करने वाला होता है कंट्रोलिंग ब्रांच। समझ में आया? दो ब्रांचेस, पहली डेजिग्नेटेड, दूसरा डेजिग्नेटेड क्या करवाएगा? इन्वेस्टर से फॉर्म वॉर्म फिल करवाएगा एसबा की फैसिलिटी। कंट्रोलिंग ब्रांच क्या करवाएगा? कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, रजिस्ट्रार टू इश्यू, स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, इन सबसे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन करवाएगा कि बताओ भैया तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसे देने कि नहीं देने, वो सारे काम करवाएगा। क्लियर है? अब इन्होंने बोल दिया ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? स्टॉक एक्सचेंज को। कैसे देगा बच्चा? वेबसाइट के थ्रू। अपनी वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे देगा बच्चा? ये सारी की सारी, नेम, एड्रेस, अपना नाम और एड्रेस बता देगा। एड्रेस किसका? डेजिग्नेटेड ब्रांच और कंट्रोलिंग ब्रांच, और अदर डिटेल्स जो भी है। नेम एंड कॉन्टैक्ट क्या लिखा है बच्चा? नोडल ऑफिसर बोले तो जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है एट द सीनियर लेवल ऑफ द कंट्रोलिंग ब्रांच। मतलब सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको। अगर कांटेक्ट करना है, कहीं कोई दिक्कत जा रही है तो किसके पास करना चाहिए? कुछ नहीं, बैंक अपने पास बैंक की वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, हम कौन है, क्या है, कौन कौन सर्विसेज देगा, हमारा डेजिग्नेटेड ब्रांच कौन सा है, हमारा कंट्रोलिंग कौन सा है। अगर आपको कहीं से कोई भी परेशानी जा रही है तो किस ऑफिसर को आपको कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है। बात समझ में आई? एसबा बताओ, समझ में आया? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक समझ में आया? अब इन्होंने हेडिंग क्या लिखा है? खुद कॉमन सेंस लगाओ। एसबा की प्रोसेस, पहले कौन किसको एप्लीकेशन देगा? इन्वेस्टर देगा, बैंक को देगा। बैंक का नाम क्या है? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक।
इस बैंक को क्या बोलेगा, मैं कंपनी के इतने शेयर्स खरीद रहा हूं, इतना अमाउंट ब्लॉक कर दो, फॉर्म में लिखा होगा। अब बैंक किसको अपडेट करेगा इंफॉर्मेशन, कंपनी को। सब काम ऑनलाइन होता है। कंपनी को बोला है कि भैया इतने इतने शेयर्स इन्वेस्टर के नाम से आपको बोली लगी है, मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर कंपनी का सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी रिप्लाई करेगा और बैंक को बोलेगा, क्या बोलेगा, अलॉटमेंट कर रहे हैं, अब ये पैसा रिलीज करो ताकि मैं यूज कर सकूं। ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। बस यही लिखी है उन्होंने पैराग्राफ वाइज, फटाफट रीड करेंगे, खुद समझ में आपको आएगा। इस बार जो इन्वेस्टर होगा, मतलब इन्वेस्टर सबमिट करेगा फॉर्म, या तो फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक। कुछ खतरनाक बोला क्या उन्होंने, बैंक में जाकर भी फॉर्म दे सकता है, ऑनलाइन भी। आज के टाइम पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भैया यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। लेकिन चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो बैंक जाओ, वो आपको बता देगा, मोबाइल बैंकिंग में ही खोलकर तुम्हें दे देगा। ठीक है, चल फिर क्या लिखा है, एसबा के पास जाओ, सॉरी एसबा बोल रही, बैंक के पास जाओ, whom the बैंक अकाउंट टू बी ब्लॉक। समझ में आया, चलो। देन वो क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन मनी को बैंक में ही तुरंत एप्लीकेशन का क्लिक दबाएगा और आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। 2 पॉइंट बना दिया उन्होंने इसी में। पहला बोला जाओ, आपने बोला ब्लॉक करने को, वो ब्लॉक कर देगा, ये दूसरा पॉइंट है। समझ में आया। तीसरा, एप्लीकेशन मनी रिमेन ब्लॉक, वो पैसा ब्लॉक ही रहेगा इन द बैंक अकाउंट टिल, कब तक, जब तक फाइनलाइज द अलॉटमेंट इन द इशू, या फिर विदड्रॉ, जैसे अडानी ने विदड्रॉ कर दिया। ठीक है, या फिर क्या हो गया, फेल, या तो अलॉटमेंट होगा, या तो विदड्रॉ, या तो फेल। फेल क्या हो गया, 90% सब्सक्राइब नहीं है। बस ये सिस्टमैटिकली लिखा है हमने, कितना कट शॉर्ट बनाया प्रोसेस। देखो ये लोग कितना डिटेल में लिखते हैं, यही डिटेलिंग आपको भी लिखनी होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एप्लीकेशन जो डेटा होगा अपलोडेड, कौन अपलोड करता है, बैंक अपलोड करके देगा किसको, सभी कहां से आ गई यार, कंपनी को, इन द इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम थ्रू वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन हो रहा है ना, बैंक ऑनलाइन अपलोड कर देगा इंफॉर्मेशन कि एक इन्वेस्टर ने 3 लाख 4 लाख की ब्लॉकिंग करने को बोला है, आपकी कंपनी के शेयर वो लेना चाहता है। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए फिर क्या लिखा है, इशू सेंड अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ठीक है, सॉरी, वंस द अलॉटमेंट इज फाइनल, अब अलॉटमेंट क्या हो गया, फाइनल। कौन क्या करेगा, कंपनी बैंक को बोलेगी। ठीक है, अब कंपनी के बिहाफ में बोलने वाला कौन आ गया, रजिस्ट्रार टू द इशू, सेंड अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट टू बैंक कि भैया अनब्लॉक करो और ट्रांसफर कर दो ये अमाउंट, कहाँ, कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि अभी तो वो इन्वेस्टर के अकाउंट में था। इनकेस विड्रॉ या फिर फेल हो जाते हैं तो अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा, उसी अकाउंट में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी बच्चा प्री इश्यू मर्चेंट बैंकर के द्वारा कि भैया देखो सब खत्म हो गया है, आपके अकाउंट में ही पैसा रखा हुआ था, बस ब्लॉक था, अब अनब्लॉक हो गया, इन्वेस्टर यूज करो। प्रोसेस समझ में आई। बस कितना अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है, और तुम लोग कैसा लिखते हो, बुलवाया था मैंने अभी, है ना। प्रोसेस समझ में आई, पहले बताओ, इसको देखने की जरूरत, जो अभी आपने वो 4 पॉइंट्स पढ़े, यही उन्होंने एसबा फॉर्म, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इतना गंदा सा लिखा है, देखना ही नहीं है। एक्चुअली में वो उन्होंने बस एक फोटो दे दी है। बात समझ में आ रही है। हाँ बच्चा, बस 2 मिनट। बच्चा आपको एक हेडिंग दिख रही है, ये लास्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, रुक जा, इसको बस खत्म। हेडिंग देखो क्या लिखा है, आप मुझे बताइए क्या फायदा है एसबा फैसिलिटी के आ जाने से। एसबा फैसिलिटी के आ जाने से हमें ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, यही हो रहा है ना। डिसएडवांटेज, एडवांटेज बताओ, भलाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी है ना, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और टाइम वाइम सारी चीजें। इन्वेस्टर को अलग से एप्लीकेशन मनी देने की जरूरत नहीं है, उसी के अकाउंट में रहेगा। इन्वेस्टर नॉट, क्या लिखा है, रिफंड, इन्वेस्टर डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट द रिफंड। बच्चा होता है क्या, जो रिफंड होता है तो उसको ये लगता है कि भैया आएगा आएगा, कब आएगा पता नहीं, भूल जाता था, उसी के अकाउंट में रखा हुआ है। इन्वेस्टर कंटिन्यू ऑन क्या, इंटरेस्ट अमाउंट। इन्वेस्टर डील विद दी, क्या लिखा है, उसका खुद का ही
अपने इंटरमीडिएट को अप्रोच करो, जहां उसका खाता खुला है उसी को बोलो भैया तुम्हारे पास एसबा की फैसिलिटी है, बैंक बोलेगा हाँ, अगर है तो उसी को कंटिन्यू करो। एसबा की फैसिलिटी बैंक को अगर लेनी है तो वो अपने आप को क्या करेगा, सेबी के पास जाकर अपना नाम को बस डलवा देगा, दैट्स इट। लेकिन सारे बैंक ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ये सारी फैसिलिटी लेके बैठे, क्योंकि हर कोई बंदा क्या कर रहा है बच्चा, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या कर रहा है बच्चा, इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर अकाउंट में पैसा है ना, वो चाहेगा कि मार्केट में भी लग जाए। तो आज की डेट में मेन बैंक, मेन कोर काम तो उनका है कि वो अपना पैसा लगाते ही है इधर उधर, लेकिन इन्वेस्टर को भी उन्होंने एक फैसिलिटी दे दी है। बैंक बहुत सारी फैसिलिटी देता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लेकिन ये क्या कह रहे हैं, लेकिन पैसे आपके अकाउंट में रखे हैं ना, मैं डायरेक्ट खरीद रही हूँ, मेरा बैंक एसबीआई, इसमें पैसा रखा है ना, तो उसी को बोला भैया ब्लॉक रखना, ठीक है। कब तक नहीं देना कंपनी को, जब तक वो मुझे अलॉट ना करे, नहीं तो मेरा घूम के मेरे पास ही रहेगा। क्लियर है बच्चा? चलो वापस कंटिन्यू। बच्चा नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, क्या होता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। थोड़ा सा एक बार सोचो, किसी जनरल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना है तो क्या होता है यूपीआई। वेरी गुड बच्चा, जिसके थ्रू पेमेंट होती है, मालूम है ना, घर से पेमेंट। तो बच्चा यूपीआई, आप कोई ना कोई ऐप यूज कर रहे होगे, गूगल पे हो गया, भीम ऐप हो गया, तो बैंक, पेटीएम, कितने सारे ऐप है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऐप है जो ये फैसिलिटी दे रहे। अब मुझे बताओ, हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बस क्या बोल दिया कि हमने यहाँ पर भी ये फैसिलिटी दे दी है। ये फैसिलिटी एक्चुअली में बहुत इजी है ना, आप घर बैठे सारे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पे भी यूपीआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या बात समझ में आई? छोटे इन्वेस्टर को पकड़ा उन्होंने। हमारे हिसाब से वो छोटा इन्वेस्टर कौन होता है बच्चा? RI फुल फॉर्म क्या है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करूंगी बच्चा, सबसे लास्ट पॉइंट में साफ साफ यहाँ पे पॉइंट दे रखे एबीसीडी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या सारे कैटेगरी के इन्वेस्टर एलिजिबल है क्या पब्लिक इशू जब करेंगे तो उनको पेमेंट यूपीआई से करना है? इन्होंने बोला नहीं, ओनली फॉर, क्या लिखा है, ये जो इन्वेस्टर्स है। अगर आपने नोटिस किया होगा, यूपीआई से आप जब करते हो बच्चा पेमेंट, तो मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है? सबकी अलग अलग होती है, अनलिमिटेड है। तुम्हारी 60,000 है, कुछ तो लिमिट होगी, करोड़ कर सकते हो क्या ट्रांसफर एक दिन में? समझो, मैं बता रही हूँ, एक दिन में, वेरी गुड, एक दिन में नहीं। अब मैं, सबकी अलग अलग क्यों है बच्चा? बैंक, बैंक सबको अलग अलग अलाउ करता है, वो बैंक की है। अदरवाइज यूपीआई की अगर मैं औकात की बात करूं तो उसकी औकात 1 लाख की है। क्या बात समझ में आ रही है? एक दिन में, एक दिन में आप 1 लाख से ज्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम क्या है बच्चा? 1 लाख। मान लो अगर आपको किसी बंदे को 1 लाख देनी है, ठीक है, तो क्या तुरंत 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ। लेकिन आपने इससे पहले 10 रुपए का चिप्स खरीद लिया था, चिप्स खरीद लिया तो मतलब एक दुकानदार को 10 रुपए दे दिए थे ना, तो अब 1 लाख कर पाओगे क्या? नहीं, 10 रुपए काट लेना, ठीक है, और जितना बचता है वही। तो इन शॉर्ट एक दिन में 1 लाख ही का होता है। ये मैं जनरल नॉलेज तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन कभी कभार आप देखते हो कि कभी आप 2000 से ज्यादा नहीं दे पा रहे, कभी कभार किसी को जब पेमेंट करते हो तो 2000 से ज्यादा नहीं दे पाते हो। यूपीआई वही स्कैनिंग है, ठीक है। कभी कभार किसी की 25 होती है, किसी की 20 होती है, किसी की 60 होती है। ये सब क्या होता है? बैंक ने उसको इतना अलाउ किया है। लेकिन अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको क्या करेगा? बढ़ा देगा। लेकिन खुद की यूपीआई की 1 लाख से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है। यहाँ RII कौन होता है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जिसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं। इन्होंने कहा हमने RII को अलाउ करके रखा है कि आप सारे के सारे लोग नहीं, आप लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो करोड़ों के शेयर्स खरीद रहे हैं, क्या वो यूपीआई से स्कैन करके करेंगे? मतलब इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है?
तो उन्होंने कहा उन्हें अपनी नेट बैंकिंग यूज करनी पड़ेगी, उनको अपना बैंक यूज करना पड़ेगा। यूपीआई के थ्रू बस छोटे इन्वेस्टर्स ही आएंगे, छोटे इन्वेस्टर जो अप्लाई कर रहे हैं 2 लाख तक के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यूपीआई उनके लिए 2 लाख भी अलाउ कर दिया जाएगा। समझ में आए? सुन नहीं पाई, कोई बात नहीं। ओनली रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आर अलाउड टू यूपीआई पेमेंट इन दी पब्लिक इशू। अब आरआईआई के अलावा एक एनआईआई था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये भैया करोड़ों के शेयर खरीदते हैं, तो ये लोग किसके थ्रू जाएंगे? ये नॉर्मल बैंक के थ्रू जाएंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नेट बच्चा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल शेल कंटिन्यू टू अप्लाई। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस थी, वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस वही तो सिंडिकेट बैंक था हमारा भी, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, एसबा की फैसिलिटी ली। क्या बात समझ में आ रही है? तो यूपीआई के थ्रू छोटे इन्वेस्टर्स आते, बाकी लोग नहीं। तो अब जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कौन यूज करता है यूपीआई बच्चा? तो ये ये यूज करने वाला वन एंड ओनली कौन है बच्चा? छोटे इन्वेस्टर, दैट वाज आरआईआई। बाकी सब बड़े इन्वेस्टर्स बच्चा बैंक के ही थ्रू जाते हैं, जो प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ी है। इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, हिस्ट्री दे रखी है, कब क्या कैसे बना। यूपीआई एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। अब वो आपको जनरल जनरल बातें बता रहे। डेवलप किसने कर रखा है बच्चा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। यूपीआई बिल्ड ओवर, क्या लिखा है बच्चा? आईएमपीएस। क्या होता है आईएमपीएस? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस करते हैं तुरंत इमीडिएट। ठीक है, चलिए। इंस्टेंट ट्रांसफर मनी बिटवीन 2 पार्टीज अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्लियर है? मेरे बैंक अकाउंट से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जा रहा है। यूपीआई एक पेमेंट मैकेनिज्म है अवेलेबल टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में भी किसको बस मिल रहा है? किस कैटेगरी को मिल रहा है? ओनली आरआईआई, बाकी किसको नहीं। क्या लिखा है ये? फॉर विच रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि उसमें प्राइस डिसाइड नहीं है बच्चा। तो ये कब आया था? आफ्टर जनवरी 19। ये डेटा दे रखा है, हिस्ट्री दे रखी है। अब क्वेश्चन ये लिखा है पब्लिक इशू एप्लीकेशन जो हो रहा है यूपीआई के थ्रू, वो डिफरेंट है पब्लिक इशू एप्लीकेशन बच्चा एसबा के थ्रू। मुझे ये बताओ, इंटरमीडिएट्स के थ्रू बैंक दे रहा था, इन्होंने कहा भैया बैंक से या तो आप ले रहे हो या फिर यूपीआई के थ्रू ले रहे, ये दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ। कैसे अलग है? डिफरेंस बताओ। ऑब्वियसली तो अमाउंट कम किसमें है बच्चा? आरआईआई में। ज्यादा किसमें बच्चा? एनआईआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या दोनों अलग है? हाँ। तो इन्होंने ये बोल रखा है पब्लिक इशू एप्लीकेशन अगर यूपीआई के थ्रू जा रहे हो बच्चा, ये एक तरीके से क्या है बच्चा? डिजिटलाइजेशन है। ये आपका क्या है? डिजिटलाइजेशन है। और मैं कह रही हूँ आपके फोन पे आ गया, आपके हाथ में आ गया, काम बहुत आसान हो गया है बच्चा। ऑफलाइन प्रोसेस को उसने बस ऑनलाइन कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। बैंक के थ्रू भी ये हो सकता है, लेकिन बैंक में भी ये है ना कि अगर आपको नॉलेज है तो आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, नॉलेज नहीं है तो बैंक में तो जाना पड़ेगा, और हर किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है। दे सकते हैं, एसबा की फैसिलिटी दोनों दे रहे। ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएरीज कौन है? बैंक है। वो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक कौन था बच्चा? इंटरमीडिएरीज बैंक है। तो ये कह रहे हैं कि भैया यूपीआई भी फैसिलिटी आपको कौन दे रही है बच्चा? यूपीआई एक अलग है, एक ऐप के थ्रू जा रहे, ये बैंक नहीं देता है आपको। याद रखना, बैंक का अपना खुद का मोबाइल बैंकिंग होता है। एसबीआई का यूनो बैंक बच्चा, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी ऐप होता है, सबका अपना होता है। ये यूपीआई अलग है। आपने भीम ऐप ले रखा है, आपने गूगल पे ले रखा है, फोन पे ले रखा है, ये कोई बैंक है क्या? ये बैंकों के द्वारा दी गई फैसिलिटी नहीं है, ये एप्स है। ये एक यूपीआई है। यूपीआई जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट कर रही है बच्चा, ये लिखा है ना, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। ये बैंक नहीं देता है, बैंक तो अपनी मोबाइल बैंकिंग देता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा भैया बैंक इंटरमीडियरी जो एसबीआई फैसिलिटी दे रहा है वो अलग है, और ये एकदम यूपीआई से अलग है। ये बस डिजिटलाइजेशन करने के लिए है, जिसमें आपकी एक यूपीआई की आईडी बनती है और साथ में उसका बनता है पिन। यही होता है। चलो, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वही मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए कंपनी के, ठीक है, यूज किया जाता है। इसमें भी आपको एसबा फैसिलिटी मिलेगी। आपका पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? ब्लॉक। लेकिन रिक्वेस्ट कहां से गई है? यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन। समझ में आया? मनी ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली बच्चा, रेमिट हो जाएगा या तो एस्क्रो अकाउंट इन केस ऑफ अलॉटमेंट। एस्क्रो अकाउंट किसका था? कंपनी का, इश्यूअर का। समझ में आया? तो ये उन्होंने बस इस बॉक्स में बताया कि भैया दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, ये बात पता चली।
अब इन्होंने कहा कुछ क्वेश्चन है एफएक्यू में, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, सी, डी। डी समझ में आ गया? डी बोलते हैं कौन यूज करता है? सब कर सकते हैं क्या? नहीं, बस आर आया छोटे लोगों के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बड़ा पैसा हम इससे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैंक नहीं करवा रहा है, ये अलग है, लिमिट सर्किट लगा दिया। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, अप टू व्हाट लिमिट वन कैन अप्लाई फॉर द पब्लिक इश्यू। आरआईआई करेगा तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? वो तो मैंने एक दिन के ट्रांजैक्शन की बात करी थी, रिटेलर को 2 लाख तक का अलाउ किया गया है, एप्लीकेशन जाएगी वो अलाउ कर देगा। ठीक है, द लिमिट ऑफ द आईपीओ एप्लीकेशंस में 2 लाख तक का ही पर ट्रांजैक्शन किया जाता है। क्लियर है बच्चा? चलो, पर ट्रांजैक्शन, हाँ आरआईआई को तो एक ही ट्रांजैक्शन अलाउ होगा ना। मैंने जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें 1 लाख भी बताया था, फिर मैंने जनरल नॉलेज के लिए भी बताया हर बैंक की अपनी अपनी लिमिट होती है, फिर मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया सेबी का कि यूपीआई 2 लाख तक के लिए अलाउ किया। मैं अगर टाटा का खरीदूं तो इसी का ही खरीदूंगी ना। अब मेरा एक दिन का तो खत्म ही हो गया, अब मुझे दूसरे का यूपीआई यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी कंपनी के सेम आईपीओ के लिए कर रही हूँ। क्वेश्चन ए बी सी डी 4 है, सी और डी समझ में आ गया? नम्रता ठीक से बैठ। चलो, क्योंकि मैंने जनरल नॉलेज दे दिया इसीलिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यूपीआई एक दिन में 1 लाख अलाउ करता है, तुम आम जनता हो, लेकिन जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे एज आरआईआई तो वो 2 लाख हो जाए, हाँ अलाउ कर देगा। ठीक है, मैं इन जनरल नॉलेज आपको 1 लाख दिया, उसे भूल सकते हो तो भूल जाओ। चलो आ जाइए। ठीक है, नालायक। एफएक्यू ए और बी अब पढ़ना है। ए क्या बोलता है? यूपीआई पेमेंट ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द पब्लिक इश्यू प्रोसेस। अब मुझे बताओ, जब हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, जब हम आईपीओ में क्या करें बच्चा? अप्लाई कर रहे, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जा रहे हैं अगर, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पहले क्या लगती है? बिडिंग लगती है। तो यूपीआई को क्या बिडिंग की तरह यूज कर सकते हो? हाँ, जब मैं एक नॉर्मल एसबा बैंक के थ्रू जा रही हूँ, तो अपने बैंक में एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करवाती हूँ ना, यस और नो? अब यूपीआई के थ्रू जा रही हूँ तो यूपीआई के थ्रू करवाऊंगी। कुछ अलग है क्या? अभी तक बैंक को बोल रही थी मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की तरह, अब क्या बोल रही हूँ बच्चा? यूपीआई के थ्रू काम करवा रही हूँ। तो क्या यूपीआई को बिडिंग का पार्ट मानेंगे? हाँ। यूपीआई से ब्लॉकिंग करवाएंगे? हाँ। अभी तक मेरा बैंक को जो रिक्वेस्ट जा रहा था वो यूपीआई के थ्रू जा रहा है, और यूपीआई छोटे इन्वेस्टर बस यूज करते हैं। यूपीआई एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट, क्या लिखा है? जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो पेमेंट भी हो जाएगी ना। बच्चा कुछ नहीं लिखा है, घटिया सी बात लिखी है। यूपीआई से क्या कर सकते हो? बिडिंग। यूपीआई से क्या कर सकते हो? ब्लॉक। यूपीआई से क्या कर सकते हो? पेमेंट। और पेमेंट कब होती है? जब अलॉटमेंट हो जाएगा। कुछ अनोखी बात बोली नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना लंबा लंबा समझाने का आपको ट्राई किया है, इस कारण से आपको हो सकती है कंफ्यूजन। प्लीज कंफ्यूज मत होना। अभी तक मैं बैंक से बिडिंग कर सकती थी, बैंक से ब्लॉकिंग कर सकती थी, बैंक से अलॉटमेंट का पेमेंट कर सकती थी। अब उन्होंने इजी कर दिया है काम को, बोला ये सारी फैसिलिटी आपके पास क्या है? यूपीआई के भी थ्रू। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो भी सारे पॉइंट्स लिखे हैं सब घटिया घटिया बातें लिखी हैं, ठीक है, जो आप रीड कर कर आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि आप कहां फंसोगे। ठीक है, बी वाला यूपीआई, इन्होंने क्या बोल दिया बच्चा? पेमेंट मैकेनिज्म इन अ पब्लिक इश्यू, क्या ये मैंडेटरी है क्या? अब क्वेश्चन मार्क, इन्होंने कहा फेज 1, फेज 2, फेज 3। जब स्टार्टिंग में यूपीआई आया था तब क्या था सोचना, फिर जब सेकंड आया तब क्या हुआ सोचना, फिर क्या आज के टाइम पे? आज के टाइम पे अगर मैं फाइनली बोलूं तो बच्चा, पहले क्या होता था? जनवरी 2019 में यूपीआई आया, इस टाइम पर बहुत सारी प्रोसेस लगती थी, जिसमें क्या बोल रखा है? T+6। टी बोले तो ट्रेडिंग डे, और उसके अलावा 6 दिन, टोटल कितने दिन हो गए? 7। बच्चा फिर क्या लिखा है? T+6। इसमें भी क्या लिखा है बच्चा? ट्रेडिंग डे और +6। पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था और बहुत फॉर्मेलिटीज लगती थी, इन्होंने फॉर्मेलिटीज कम करी लेकिन टाइम फिर भी उतना ही था। फाइनली बच्चा इन्होंने कहा टाइम रिड्यूस कर दिया है, यूपीआई मैकेनिज्म से काम बहुत आसानी से चल रहा है, इसको अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो इतना हिस्ट्री देना चाहते हैं, कम शब्दों में बहुत ज्यादा बताना चाहते हैं, बता भी नहीं पाए। ठीक है, तो पहला फेज जब आया तो
तो बहुत फॉर्मेलिटीज भी थी और बहुत ज्यादा टाइम भी था। सेकेंड फेज आया, फॉर्मेलिटीज कम हो गई लेकिन टाइम फिर भी ज्यादा है। फाइनली फॉर्मेलिटीज भी कम और टाइम भी कम। क्या तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहली स्टेज में क्या था? फॉर्मेलिटीज और टाइम दोनों ज्यादा। सेकेंड में फॉर्मेलिटी कम हुआ, टाइम उतना ही। थर्ड में क्या हुआ? फॉर्मेलिटी भी और टाइम सब कम हो गया। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें डाउट भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं, जो अंडरलाइन है बस वही रीड करके आना, सफिशिएंट समझ में आ जाएगा। अब ABCD क्लियर है बच्चा? तो अब मुझे बताओ, एसबा समझ में आया? बैंक समझ में आया? बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझ में आई? सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? समझ में आया? प्राइस को कैसे फाइनल करना है? किसका फायदा देखा जाएगा, कंपनी का कि इन्वेस्टर का? कंपनी यार, कंपनी तो अपना फायदा देखी ना, प्राइस ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एसबा। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, एसबा क्यों आया, समझ में आ गया। उसके बाद हमने सिंडिकेट बैंक पढ़ा, फिर फाइनली अब क्या पढ़ा? UPI। लेकिन ये बस छोटे इन्वेस्टर्स के लिए होता है। आज की सभा समाप्त।